हेलो दोस्तों, पढ़ाईपंथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन और आप ही की तरह हूं एक लर्नर। दोस्तों, अब तक हमने बनाए थे मास्टर वीडियो जिसमें किसी बड़े टॉपिक का हमने सूक्ष्म विश्लेषण किया था। एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 का ये मास्टर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। भविष्य में भी मास्टर वीडियो आते रहेंगे जिसमें क्रियात्मक अनुसंधान, मापन और मूल्यांकन और सीसीई हमारे नए टॉपिक होने वाले हैं। इसी बीच दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो श्रृंखला जिसमें हम किसी छोटे टॉपिक लेकिन अति महत्वपूर्ण टॉपिक का सूक्ष्म विश्लेषण करने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज का टॉपिक है आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट या बुद्धि लब्धि। दोस्तों, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, चाहे सीटेट, रीट, TSSB, NVS, KVS या फिर RPSC सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, HM, सभी तरह के टीचिंग एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं। और पिछली जो रीट भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी ये सवाल आया था। भविष्य में होने वाली भर्तियों के लिए भी, एग्ज़ाम के लिए भी ये इस तरह के सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर 3 न्यूमेरिकल सवाल देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और इन सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। यदि आपको लगता है कि आप इन सवालों से परिचित हैं और इन्हें हल कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, आप इसे वीडियो को छोड़ सकते हैं। मैंने ये वीडियो स्पेशली नॉन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, जिसके लिए मैंने बेसिक से शुरुआत करते हुए एडवांस लेवल तक इसे ले जाने की कोशिश की है। दोस्तों, ये जो सवाल आप देख रहे हैं थोड़े जटिल प्रकृति के हैं। एग्ज़ाम में अब तक जो भी सवाल पूछे गए वो बिल्कुल ही साधारण और सरल होते हैं, लेकिन हमें इन प्रश्नों के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये जो मैंने पर्सन पिकअप किए हैं, इनका सिलेक्शन किया है, वो एक पॉपुलर ऐप है, टीचिंग ऐप, उससे लिया है। एक जो कोचिंग है राजस्थान की सबसे फेमस, उसके फेमस टीचर ने ये सवाल पढ़ाया था कोचिंग्स में। और जो एक सवाल दिख रहा है वो एक फेमस किताब का सवाल है। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, आईक्यू पोस्टमार्टम वीडियो। तो कैसे दोस्तों, व्हाट इज आईक्यू? थोड़ा आईक्यू के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक हुए थे टर्मन, जो कि अमेरिका के थे। इन्होंने स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट को डेवलप किया था और उसी से ये फॉर्मूला 1916 में इसको बनाया था। और आईक्यू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, इसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। और यही फॉर्मूला हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करने के लिए काम आने वाला है। तो आई क्यू का ये फॉर्मूला एक बार इसको देख लेते हैं। आई क्यू इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, या मेंटल एज का मतलब है मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज को हम कह सकते हैं हिंदी में कालानुक्रमिक आयु या वास्तविक आयु या वर्तमान आयु। मेंटल एज को दोस्तों आगे चलकर हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे एम में, और क्रोनोलॉजिकल एज को हम लिखेंगे CA। अब कुछ दोस्तों को इसमें भी कंफ्यूज रहता है MA ऊपर है या CA ऊपर है, क्योंकि फॉर्मूला उनको प्रैक्टिस नहीं होता है, तो वहाँ पर एग्ज़ाम में दिक्कत ना करे इसके लिए यहाँ पर ये याद रखना, माँ का स्थान हमेशा ऊपर होता है। तो MA मेंटल एज हमेशा ऊपर रहेगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जब भी बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम निर्माण का सवाल आए या जन्मदाता का सवाल आए तो वहाँ पर एल्फ्रेड बिने का नाम आएगा। इन्होंने 1903 में सबसे पहले बुद्धि मापन का शुरुआत की थी। दोस्तों, इसके साथ ही मानसिक आयु का संपर्क भी बिने ने ही दिया था। बिने के साथ साइमन का भी नाम आता है। 1906 में इन्होंने ये मानसिक आयु शब्द दिया था। इसके साथ ही बुद्धि लब्धि, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, आईक्यू की जो कंसेप्ट है, संकल्पना है, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था वो थे मनोवैज्ञानिक स्टर्न। और 1916 में इसी को आगे बढ़ाते हुए ये फॉर्मूला दिया था आईक्यू का, जो अब MA/CA इंटू 100 जो हम पढ़ते हैं, वो टर्मन ने दिया था 1916 में। दोस्तों, इसके अलावा एक नाम आपको और याद रखना है टर्मन तो यहाँ पर हो गया। एक नाम याद रखना है कैटल का नाम आता है। मानसिक परीक्षण शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। और एक शब्द और याद रखना है कि भारत में बुद्धि परीक्षण के
जो शुरुआत की थी वो CS राइस ने की थी। दोस्तों ये तो होगी जनरल बात। अब IQ के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। दोस्तों ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो भी 95% वर्ल्ड के लोग हैं उनका IQ ये इसके बीच में होता है, 90 से लेकर 110 के बीच में 50%, जबकि इसके बीच में 95%। जो ये 130 से ऊपर वाले IQ है वो वर्ल्ड में केवल और केवल 2.2% है, और जो IQ है 25, इसमें भी इसके नीचे भी 2.2% लोग ही हैं। तो ये तो होगी जनरल बात। इसी के साथ मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ जिसमें विश्व के सबसे अधिक IQ वाले लोगों की लिस्ट है। इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, एक तो नाम अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, साथ ही साथ स्टीफन हॉकिंग्स हैं, इसमें पॉल एलन है। जो इस टेबल में सबसे टॉप पर है वो एक आयरिश चिल्ड्रन है, एलन आइनन कॉले। अब एनन कॉलर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये इनका IQ है 263, और इन्होंने 8 वर्ष की उम्र में केमिस्ट्री में कोर्स किया था सिंगापुर पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ जो पाई की वैल्यू होती है वह 518 डेसिमल प्लेस तक इनको याद थी। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गई जनरल बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बात है कि IQ का क्या मतलब है। IQ का मतलब सक्सेस है या फिर सफलता की कसौटी, और IQ के में क्या संबंध है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन जो कि साधारण IQ वाले थे लेकिन इन्होंने महान कार्य किए थे, तो IQ का कतई ये मतलब नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी, और बिना IQ या साधारण IQ में भी आप महान कार्य कर सकते हैं। तो फिर IQ के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपकी सफलता के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों एक और टर्म आती है EQ का मतलब होता है इमोशनल कोशेंट। अब देखिए दोस्तों 1990 में पीटर सॉल्वी और जॉन मेयर ने इस संकल्पना का दिया था संवेगात्मक बुद्धि, जिसे कह सकते हैं EQ, एक टर्म दी थी जिसमें उन्होंने बताया था, अपनी एक किताब थी व्हाट इज EQ, जिसमें उन्होंने बताया था कि आदमी की सफलता है उसमें जो 20% रोल होता है, केवल 20% रोल IQ का होता है, जबकि 80% रोल होता है वो EQ का। दोनों जब मिलते हैं तब उनके सफलता मिलती है, एक संतुलित व्यक्तित्व होता है। अब IQ में क्या आता है। IQ में आता है हाई कंस्ट्रक्शन और इंटेंस फोकस और बेटर कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिक स्किल्स, एक्सीलेंट मेमोरी। अब EQ में क्या आता है। EQ में आता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल। दोस्तों ये संकल्पना तो इन्होंने दी थी, लेकिन पीटर सॉल्वी और जॉन मेयर ने इसकी संकल्पना दी थी, लेकिन जो इसका विकास करने का श्रेय जाता है, इसको फेमस करने का श्रेय जाता है, वो जाता है डैनियल गोलमैन का। ये येल यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, और इन्होंने एक किताब लिखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, जिससे वहाँ पर EQ की जो संकल्पना थी वहाँ से इनको प्रसिद्धि मिली थी। ये बात है 1995 की। दोस्तों ये तो हो गई सामान्य बात। EQ और IQ जब दोनों संतुलित अवस्थाओं में होते हैं तब सक्सेस मिलती हैं। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब देखिए दोस्तों 7 टाइप के हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप 1 है, और यही दोस्तों अब तक जो भी भर्ती परीक्षा हुई सबसे ज़्यादा इसी तरीके के सवाल आते हैं, और आपसे मैं इन्हें डिटेल में पढ़ने के लिए कहूँगा। जब बालक की मानसिक आयु MA और वास्तविक आयु CA और बुद्धि लब्धि IQ, 3 ही होते हैं दोस्तों। फॉर्मूले में क्या होता है, IQ बराबर MA/CA × 100। तो MA, CA और IQ में कोई भी 2 चीज़ दे देंगे और तीसरे का भी हमें पूछेंगे। तो देखते हैं इस तरह के सवाल। अब पहला एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, किसी बालक की मानसिक आयु 21 है तथा वास्तविक आयु 15 है, तो उसका IQ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, IQ बराबर MA/CA × 100। अब देखिए दोस्तों ये सबसे सरल जो होता है, सबसे सरल ये है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। IQ बराबर MA/CA × 100। अब पर्सन में देखिए MA कितना है और CA कितना है। मेंटल एज दे रखी है 21 और क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है 15। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
21 और 15 गुणा 100। अब दोस्तों आपसे एक मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये जो भी आपको ये ऐसे कट करने आने चाहिए, जैसे 25 आएगा ज़्यादातर नीचे, तो 25 और ये 100 4 बार कटेंगे, नीचे आएगा 20, ऊपर आएगा 100, तो ये 5 बार कटेंगे। इस तरह के आपको सब ये अनुपात याद रखने हैं। इसी प्रकार अभी आया है 21 और 15 और बीच में है गुणा में 100, तो 3 के पहाड़े में 21 भी आता है और 3 के पहाड़े में 15 भी आता है। तो इसको हम नॉर्मली कैसे कट करेंगे, ये कट गया 7 बार और ये कट गया 5 बार। अब 5 और 100 को रेशियो आपको याद होना चाहिए, 100 और ये 5 आएगा 20 बार। अब देखो क्या बचा है 7 और ऊपर क्या बचा है 20, और 7 का मल्टीप्लाई करना है 20 से, 7 गुणा 20 हो गया 140, तो हमारा आंसर हो गया 140। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको अभी तक समझ में नहीं आया तो आप इसका हल देख सकते हैं, ये इसका हल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 भी सेम ही है दोस्तों। इसमें आपको एम में ज्ञात करना है, मेंटल एज ज्ञात करनी है, मानसिक आयु ज्ञात करनी है, जबकि दो टर्म आपको दे दी है सी ए और आई क्यू। अब वापस वही फॉर्मूला लगाओ, आई क्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए गुणा 100। अब देखिए दोस्तों, जो हमें ज्ञात करना है उसको एज इट इज रखना है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमने दे रखा है उसकी जगह उनकी वैल्यू रिप्लेस कीजिए। जैसे कि आई क्यू हमें दे रखा है 75, तो आई क्यू की जगह मैं रखूँगा 75, और एम ए दे रखा है, नहीं दे रखा है तो एम ए की जगह एम ए, और सी ए कितना दे रखा है, सी ए दे रखा है 12 और गुणा 100। अब देखिए दोस्तों, जो हमें यहाँ से ज्ञात करना है उसको यहीं पर रहने देंगे और इनका पक्षांतरण करेंगे। 12 यहाँ पर भाग में है तो वहाँ पर किस में जाएंगे, गुणा में, और 100 यहाँ पर गुणा में है तो वहाँ पर किस में जाएंगे, भाग में। तो इस तरीके से ये हो जाएगा एम ए बराबर 75 गुणा 12/100। अब दोस्तों ये रेशियो आपको याद रखना चाहिए, 25 का पहाड़ा तो आपको आना ही चाहिए इस तरह के सवालों में। अब इसको कैसे कट करेंगे, 25 50 75 ये 3 बार कटेगा, और 25 50 75 100 ये 4 बार कटेगा। अब 4 का पहाड़ा बोलो, 4 एक बार, और 4 से ये गया 3 बार। अब 3 गुणा 3, तो एम में कितनी आ गई है, दूसरे आंसर में एम में आ गई है 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें थोड़ी दिक्कत है तो आप इसका ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें अभी एम ए दे दिया है लेकिन सी ए ज्ञात करना है, साथ ही साथ आई क्यू भी दे दिया है। तो देखिए वापस वो फॉर्मूला लिखना है, आई क्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए गुणा 100। तो देखिए दोस्तों, आई क्यू की जगह मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, आई क्यू की जगह मैं लिखूंगा 150, और एम ए अब की बार दे दिया है तो एम ए की जगह 12, और सी ए नहीं दिया तो सी ए की जगह सी ए और गुणा 100। अब देखिए दोस्तों, इसका पक्षांतरण कैसे होता है, जो ये सी ए है यहाँ पर भाग में है तो वहाँ पर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये 150 यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे। तो कुल मिलाकर पक्षांतरण हो गया हमारा सी ए बराबर 12 गुणा 100/150। अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। अब 3 के पहाड़े में 12 आता है, 4 तिरी 12 और 5 तिरी 15। अब 5 और 10 कटेंगे, 5 एक बार कटेगा और 10 दो बार। अब देखो ऊपर बचा है 4, ऊपर बचा है 2, 4 इंटू 2 कितना आंसर आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर हमारी जो सी ए है वो आ गई है 8। दोस्तों इसको अगर समझने में दिक्कत है तो इसका ये सॉल्यूशन है, इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए टास्क हैं। इसी तरह के टाइप 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। टाइप 1 में हमने सीखा है कि देखिए सी ए एम ए और आई क्यू ये होता है। इसमें या तो सी ए और एम ए दे देगा और आई क्यू ज्ञात करना होगा, या एम ए और सी ए दे देगा और एम ए और आई क्यू दे देगा और सी ए ज्ञात करना होगा, या फिर आपको सी ए और
IQ दे देगा और MA ज्ञात करना होगा। इस तरह का टाइप 1 क्वेश्चन होता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए टास्क हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिए। ये 3 तरह के सवाल मैं आपको दे देता हूँ जो कि टाइप 1 के सवाल हैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़ते हैं टाइप 2 पर, जब बालक का आगे वर्गीकरण करना हो। दोस्तों ये सबसे पॉपुलर कैटेगरी का सवाल है। पिछली जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें इसी तरह का सवाल पूछा गया था। पहले IQ ज्ञात करना होता है जो है हम टाइप 1 में सीख चुके हैं। अब आपको एक टेबल याद रखनी है, वो टेबल टर्मन की है और इसी टेबल से हम आगे बालक का वर्गीकरण करेंगे। अगर IQ 140 से अधिक है तब उसे प्रतिभाशाली या जीनियस कहेंगे। अब 120 से 140 के बीच में है तो अति उत्कृष्ट, 110 से 120 के बीच में है तो उत्कृष्ट, 90 से 110 के बीच में है तो सामान्य या औसत, 80 से 90 के बीच में है तो मंद बुद्धि, 70 से 80 के बीच सीमा पर और 70 से कम है तो मूर्ख, और 50 से 70 के बीच में मूढ़ बुद्धि, 25 से 50 जड़ बुद्धि और 25 से कम अति मूर्ख। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक सलाह दूंगा कि आपको ये जो याद करने हैं वो याद करने हैं इंग्लिश में, ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पर बाइलिंगुअल में जो प्रश्न पत्र आता है वहाँ पर उसे इंग्लिश में आप ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अति मूर्ख यानी कि इडियट्स, और मूर्ख, मूड, जड़, ये फीबल, जीनियस, सब ये इनकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है दोस्तों, ताकि परीक्षा में आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के सवाल को हम एक्सप्लोर करते हैं। आपके सामने है एग्जाम्पल 4 जो कि रीट 2018 के भर्ती परीक्षा का सवाल है। अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। यदि पूनम की कालानुक्रमिक आयु मतलब कि CA क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है तथा मानसिक आयु 9 है, दोनों दे रखी है 9 और 9, तो पूनम का पहला IQ ज्ञात करेंगे, फिर बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो IQ का फॉर्मूला होता है MA/CA गुणा 100। तो MA भी 9, CA भी 9 गुणा 100, तो 9 से 9 कैंसिल, पीछे क्या बचा 100। तो अब देखिए दोस्तों वो टेबल याद कीजिए और 100 किस में आता है। तो हमने देखा है कि 90 से लेकर जो 100 होता है, 110 होता है, वो उसमें आता है, एवरेज के अंदर आते हैं। तो इसकी जो वर्ग है वो आएगा एवरेज में, औसत में। दोस्तों आई होप इसको आपको समझ लिया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसका ये सॉल्यूशन है, इसको आप एक बार वापस देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, यदि पवन की मानसिक आयु और वास्तविक आयु समान है तो उसका बुद्धि वर्ग होगा। ऐसा सवाल बन सकता है दोस्तों। उसमें तो 9 दे रखे थे, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है। मानसिक आयु और वास्तविक आयु समान है तो उसका बुद्धि वर्ग होगा। तो वापस एक बार फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला होता है IQ बराबर MA/CA गुणा 100। अब देखिए दोस्तों MA और CA जो कि पूनम का था वो 9 और 9 थे, 9 से 9 कट गए। अब देखिए MA और CA बराबर है, चाहे 5 हो तो 5/5 आएगा। MA और CA 6/6 होगा, 7/7 होगा, तो कुछ भी होगा तो ये आपस में कट जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा 100। तो वापस 100 आ गया IQ, और IQ 100 किसका होता है, औसत का। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और टाइप 2 यहीं पर कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं टाइप 3 पर, जब दो बालकों का IQ समान हो। दोस्तों आपको बहुत बड़ा प्रश्न देंगे जिसमें दो बालक होंगे, उनका मानसिक आयु और वास्तविक आयु दे रखी होगी, IQ दे रखा होगा। जब एक बात ध्यान रखना, अगर उन दोनों का IQ समान है तो आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, केवल और केवल तुलना से आप 1 सेकेंड में उनका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने सवाल है, यदि राहुल की वास्तविक आयु 8 तथा IQ 150 है, जबकि पिंकी की मानसिक आयु 12 और IQ 150 है, तो राहुल की मानसिक आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ से नोटिस कर लिया कि राहुल का IQ भी 150, पिंकी का IQ भी 150, तो यहाँ पर आपको केवल तुलना करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि भाई राहुल और पिंकी, ठीक है, अभी इसकी तुलना करें हम। और M में कितना और CA कितना और IQ कितना। सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया कि भाई इनका जो IQ है वो समान है, तो 150 और 150। अब देखिए दोस्तों राहुल की CA कितनी है 8, और राहुल की CA हो गई 8।
और पिंकी की एम ए कितनी है 12। अब आपको क्या पूछा है, इतना कर लिया। अब आपको पूछा है राहुल की मानसिक आयु। तो आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, राहुल की मानसिक आयु भी हो जाएगी 12। और पर्सन में अगर पिंकी की करंट क्रोनोलॉजिकल एज पूछ लेते हैं तो वो हो जाती 8। तो ऐसी तुलना करके बिना सूत्र लगाए जब आईक्यू समान हो 150 तो जो इनकी दोनों की एमए और सीए भी समान होगी तो हम डायरेक्ट इनका आंसर कर सकते हैं। ये सवाल भी परीक्षा में आ चुका है। अब इसका सवाल का सॉल्यूशन हम फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते थे, वो भी आपको इजी अगर समझ में आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये इस तरह का है। इसका उदाहरण एक और लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक मंजू और संजू, इनका आईक्यू देखिए, सबसे पहले तो ये तभी काम करेगा जब इनका आईक्यू समान होगा। तो इनका आईक्यू समान है 140 और 140। तो यहाँ पर अगर पूछ ले कि संजू की मेंटल एज कितनी है तो कितनी हो जाएगी 21, और मंजू की क्रोनोलॉजिकल एज पूछ ले तो ये कितनी हो जाएगी 15। हम डायरेक्ट तुलना से कर सकते हैं दोस्तों। अब ये टाइप 3 था। अब टाइप 4 पर चलते हैं। टाइप 4 जो कि अब यहाँ से लेवल थोड़ा हाई होने वाला है दोस्तों, जब दो बालकों की आयु में संबंध दे रखा हो। यहाँ से सवाल टफ बनने शुरू हो गए हैं दोस्तों, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसका सवाल का एक हम देखते हैं एग्जाम्पल जो कि हमने सबसे पहले देखा था वही अब इसका आंसर हमें करना है। राम की मानसिक आयु 3 वर्ष है और IQ 75 है। यदि श्याम का IQ 80 है तो श्याम की मानसिक आयु ज्ञात कीजिए, जबकि श्याम राम से 1 वर्ष बड़ा है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, पहले तो इनको दोनों को लिख दो, राम और श्याम। दोस्तों मैं थोड़ा पेज बड़ा ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में इजीली आए। तो दोस्तों राम और श्याम, अब इनके लिख दो आप IQ इसका कितना है, IQ इसका कितना है। अब दोस्तों दोनों का IQ अगर समान हो जाता है तो टाइप 3 क्वेश्चन ही हो जाता है, इसकी कुछ करने का झंझट ही नहीं था, इसकी हम तुलना कर सकते थे। अब लेकिन इनका IQ समान नहीं है। अब इनका MA और CA भी लिख देते हैं, जो भी दे रखा है पहले उनको गिवन जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिखना है, MA और CA। इनका भी MA और CA। अब सबसे पहले तो ये देखना है पर्सन में किसका पूछा है। तो देखिए दोस्तों, राम की मानसिक आयु 3 वर्ष है और IQ 75 है। मानसिक आयु 3 वर्ष और IQ 75। और श्याम की दोस्तों IQ है 80 और आपको ज्ञात करना है उसकी मानसिक आयु। तो यहाँ पर IQ कितना हो गया 80। अब यहाँ पर श्याम की हमें मानसिक आयु ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करना है, लेकिन CA तो हमें दे ही नहीं रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले एक इनके बीच में रिलेशन दे रखा है कि जो श्याम है वो राम से 1 वर्ष बड़ा है। तो अगर हम राम की CA ज्ञात कर लें और उसमें 1 ऐड कर देंगे, प्लस ये करते ही इसका ये CA आ जाएगा और फिर यहाँ से MA ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों बिल्कुल शांति से समझिए, बिल्कुल आसान सवाल है, थोड़ा सा इसको टिपिकल बनाने की कोशिश की है। तो ये यहाँ से हम राम की पहले CA ज्ञात करेंगे, वास्तविक आयु ज्ञात करेंगे, फिर आगे श्याम का ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक बार श्याम को आप भूल जाइए। अब हम राम का देखिए IQ कितना है 75, MA कितना है 3, CA ज्ञात कीजिए। तो वही हमारे पास फॉर्मूला है, IQ बराबर MA अपॉन CA गुणा 100। ये टाइप 1 क्वेश्चन जो हमने कर लिया है। IQ कितना 75, MA कितना 3, CA कितना ज्ञात करना गुणा 100। फिर आपको पक्षांतर करना आता ही है। ये CA यहाँ पर डाउन में है तो वहाँ पर अप में चला जाएगा, और 75 अप में है तो यहाँ पर डाउन में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हो गया CA बराबर 3 गुणा 100
बट्टा 75। अब 25 से काटिए, 25 50 75 3 बार, और 25 50 75 100 4 बार। अब 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 4। तो सी ए कितनी आ गई राम की, राम की वास्तविक आयु आ गई है हमारे पास 4। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है पर्सन में कि श्याम है वो राम से 1 वर्ष बड़ा है। तो राम अगर 4 वर्ष का है तो श्याम कितने वर्ष का होगा, तो श्याम होगा 5 वर्ष का। अब हमारे लिए ये प्रश्न बिल्कुल आसान हो गया है। सी ए हमारे पास श्याम का कितना, श्याम का सी ए 5, आई क्यू कितना 80, और ज्ञात क्या करना एम ए। तो फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं और इसको आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब श्याम की बात करें, श्याम का आई क्यू कितना 80, मेंटल एज हमें याद करनी है, और सी ए हमारे पास आ चुका है 5 × 100। अब पक्षांतरण आपको करना ही आता है, एम में तो इधर ही रहने देंगे, और एम में इधर ही है, और ये 5 उधर भाग में है तो उधर जाएगा गुणा में, और ये 100 यहाँ पर किस में है गुणा में, तो वहाँ पर जाएगा भाग में। तो एम में बराबर 80 × 5/100, ऐसे ही होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब 0 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 10 काटो, 5 एकम 5 5 दूनी 10। अब ये 2 और ये 8, 2 से 1 बार कटेगा और ये 8 कटेगा 4 बार। तो कुल मिलाकर मेंटल एज आ गई है हमारे पास 4। यही हमें ज्ञात करनी थी श्याम की मानसिक आयु। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, श्याम की मानसिक आयु कितनी हो गई दोस्तों 4। अगर दोस्तों इस प्रश्न को समझने में दिक्कत है तो इसका मैं एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको आप पॉज कीजिए, इसको आसानी से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। और आगे बढ़ते हैं टाइप 5 में। टाइप 5 बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा आपके लिए, जब मानसिक आयु का औसत निकालना पड़े। लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं, ये बिल्कुल सरल सवाल है। जैसा कि थंबनेल में आपको बताया था कि एक बालक जिसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष तथा अंग्रेजी और हिंदी विषय में मानसिक आयु 8 वर्ष तथा शेष 2 विषय में गणित पर्यावरण में उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो आई क्यू ज्ञात कीजिए। ये क्या लफड़ा है। देखिए दोस्तों, सी ए तो आपको डायरेक्ट दे दी है, सी ए बराबर 10, लेकिन एम ए यहाँ पर किसको मानने, 2 विषय में तो 8 दे दी, 2 विषय में 10 दे दी, तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा एम ए का औसत। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी में 8, 2 तरीके हैं दोस्तों इसको ज्ञात करने के। अंग्रेजी में 8, हिंदी में भी 8 मानसिक आयु का औसत निकाल रहा हूँ दोस्तों। गणित में उसकी 10 और पर्यावरण में 10, टोटल विषय कितने हो गए 4, नीचे आ जाएगा 4, और 10 10 20, 20 और 28, और ये हो जाएगा 36, 36/4, ये कटेगा 9 बार। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो औसत है वो आ गया है 9। दोस्तों इसे आसानी से समझिए, सभी सब्जेक्ट की लिख दिए मैंने, 8 8 10 10 जो भी दे रखी थी उसमें भाग लगा दिए। कितने सब्जेक्ट थे 4, तो यहाँ से कितने बन गए 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, 36/4। कुल मिलाकर जो एवरेज है वो आ गया 9। दोस्तों इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए दोस्तों, जब आपको कोई पूछता है कि आप कितनी रोटी खाते हैं तो आप कितना बताएंगे 5 या 4, जो भी आपकी डाइट है उसके हिसाब से बताएंगे। लेकिन आप रोज़ उतना तो नहीं खाते हैं, कभी आपका फास्ट होता है तो 0 भी खाते हैं, कभी अच्छी सब्जी बन जाए तो 7 8 रोटी भी खा लेते हैं। तो फिर आपने कैसे बता दिया 5, क्योंकि आपने उसका एवरेज निकाला। जैसे सचिन बैटिंग करता तो कभी 0 पर आउट हो जाता था, कभी उन्होंने दोहरा शतक भी लगाया था, तो उसका भी एक एवरेज निकालते थे। इसी प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग है, तो इसका भी हम एवरेज निकाल दिया। जैसे कि गणित के 8, हिंदी के 8, जैसे भी था टोटल करके हमने इसमें जितने भी सब्जेक्ट है उनका भाग लगा दिया, तो एवरेज मानसिक आयु कितनी आ गई 9। तो दोस्तों एवरेज मानसिक आयु हमारे पास आ गई है 9। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एवरेज मानसिक आयु आ गई है 9। अब आई क्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए और आई क्यू फाइंड कर लीजिए। एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, एम ए की जगह 100, सी ए की जगह 10 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कटेगा, ऊपर बचा है 9 और 10, 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90।
तो इस प्रकार बालक की IQ आ गया है 90। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो इस सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको आप पॉज करके समझने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइप इसी के साथ दोस्तों एक सवाल मैं और दे रहा हूँ। किरण के 3 विषयों में मानसिक आयु अलग अलग है, 9, 10 और 11, जबकि उसकी वार्षिक आयु 10 वर्ष है। तो ये किस श्रेणी की बालिका है? तो दोस्तों वापस लिखते हैं कि CA तो दे दिया 10, लेकिन MA में फिर वही अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दे रहा है। अब की बार 3 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट में उसकी है 9, एक सब्जेक्ट में 10, एक सब्जेक्ट में 11। 3 सब्जेक्ट हैं तो इनका योग करके इनमें 3 का भाग लगाना है। तो 11, 10 और 9 हो जाएगा 30। 30 में 3 का भाग दिया तो आ गया 10। अब हमारे पास आ गई है 10। तो दोस्तों अब CA और M ज्ञात कर लिया, तो फिर IQ का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब IQ का फॉर्मूला लगा देते हैं। IQ का फॉर्मूला होता है MA/CA गुणा 100। तो IQ बराबर MA की जगह 10, CA की जगह 10 गुणा 100। 10 से 10 कैंसिल, पीछे बचा 100, तो IQ आ गए 100। तो श्रेणी कौन सी होगी? 90 से लगाकर 110 के बीच में औसत श्रेणी होती है। दोस्तों अब आगे आते हैं टाइप 6 पर। अब देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल नया सवाल है, जब आधारभूत आयु निकालने की आवश्यकता हो। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, IQ के लिए प्रश्न पत्र होता है। प्रश्न पत्र में 10 सवाल होते हैं या 8 सवाल होते हैं। अब क्या होता है कि 8 वर्ष के लिए प्रश्न पत्र अलग होता है, 9 वर्ष के लिए अलग एक प्रश्न पत्र बनाते हैं। कुछ बालक क्या होता है कि 8 वर्ष तक तो काम कर लेते हैं, लेकिन जब 9 वर्ष की बारी आती है तो पूरे सवाल नहीं करके कभी 2 सवाल कर देते हैं, 3 सवाल कर देते हैं। तो क्या अब उसका IQ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दोस्तों इसी के लिए हमारे ये कंसेप्ट आता है आधारभूत आयु निकालने का। जैसे कि ये सवाल आप देख रहे हैं, पवन की वास्तविक आयु 5 वर्ष है, CA यहाँ पर 5 वर्ष है, ये तो लिख दो पहले, CA बराबर 5। प्रॉब्लम क्या होगी? MA में, MA क्या माने? तो अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है आगे। अब यह क्या कर रहा है कि 6 वर्ष के जो निर्धारित पर्सन थे उनको सरल कर लिया, तो MA हो गई 6। लेकिन यहाँ पर रुका नहीं है दोस्तों, 7 वर्ष के लिए जो निर्धारित पर्सन थे उसके 1/4 पर्सन कर लिए उसने। जैसे कि 8 पर्सन थे तो उसमें से उसने 2 सवाल कर दिए, 1/4 मतलब 25% उसने उसके सवाल भी कर लिए। तो अब उसका IQ क्या होगा? अब आपको दोस्तों MA 6 नहीं माननी है, क्योंकि उसने जो भी काम किया था आगे इसके लिए हम आधारभूत आयु निकालेंगे। आधारभूत आयु होती है दोस्तों मानसिक आयु प्लस आंशिक आयु। अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। उसने देखिए दोस्तों 6 वर्ष तक का काम कर लिया था, तो 6 वर्ष हो गए। साथ ही साथ उसने क्या किया था, 1/4 भाग 7वीं क्लास का भी कर दिया था। तो अब उसकी आधारभूत आयु होगी, देखो दोस्तों 1/4 का मतलब होता है 0.25। अब या तो आप लिखो 0.25। अब या आपको मैथ्स आती है तो इसको आप सरल कर सकते हैं। 6 × 4 हो जाएगा 24, 24 प्लस 1 हो जाएगा 25/4। अब 2 तरीके हैं, या तो 25/4 मानो तो भी सही है और 6.25 मानो तो भी सही है। अब हमारे पास CA आ गई है 6.25, सॉरी MA 6.25। अब तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं IQ। अब IQ ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों IQ बराबर MA/CA गुणा 100। तो MA कितनी आ गई? 6.25। मैं दोस्तों दोनों तरीके बताऊंगा। 6.25 अपॉन CA कितनी थी? 5 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, 6.25/5 गुणा 100। अब देखिए दोस्तों, आपको 100 से ये मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल प्लेस के बाद में 2 अंक है, तो दोनों अंक हट जाएंगे और डेसिमल प्लेस यहाँ से हट जाएगा। अब ये आ जाएगा 625/5। अब 625 में 5 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा बराबर 125 बार। दोस्तों अब मैंने IQ कितना आ गया? 125। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है इसको तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। MA हमने याद किया था 25/4 और CA हमारे पास है 5। तो देखिए दोस्तों इससे करते हैं हम IQ बराबर MA की जगह लिखूँगा 25/4 और अपॉन में CA कितना है? 5 गुणा 100। अब ये नीचे आ जाएगी गुणा में 25/20 गुणा 100। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल,
और ये 10 और ये 5 कटेगा 5 बार, 25 गुणा 5 ये आ गया 125। किसी भी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, जो भी आपको ईजी लगे। अब देखिए दोस्तों, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो इसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा नया सवाल था, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये एग्जाम्पल 8 है, इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए, जहाँ पर आधारभूत का उम्र का कंसेप्ट यहाँ पर लगा हुआ है। अब लास्ट टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जब मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात दे रखा हो। दोस्तों ये बिल्कुल ही ईजी है, इसको आप आसानी से समझिए। यहाँ पर देखिए मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात दे रखा हो। अब एग्जाम्पल 9 पर हम बात कर रहे हैं। यदि किसी बालक की मानसिक आयु शारीरिक आयु का अनुपात 4:5 है तो IQ ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है IQ बराबर MA/CA गुणा 100। ये क्या है दोस्तों? ये अनुपात ही तो है MA का और CA का। और पर्सन में अगर MA और CA का अनुपात ही दे रखा है तो इसकी जगह लिख दो आप 4:5, मतलब 4/5 इंटू 100। अब 5 ये 100 से कटेगा 20 बार, और 4 गुणा 20 कितना हो जाएगा 80। तो IQ कितना आ गया 80। दोस्तों एक बात गौर करना कि मानसिक आयु और शारीरिक आयु या कालानुक्रमिक आयु का अनुपात दे रखा होगा, तो ये हो जाएगा 80। अब मैं आपके लिए दोस्तों एक सवाल लेकर आ रहा हूँ, अब इसको आप समझ में नहीं आया तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। दोस्तों आप ये सवाल कीजिए, यदि पवन की वास्तविक आयु और मानसिक आयु का अनुपात 4:5 है तो उसका IQ ज्ञात कीजिए। इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, और थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सवाल को घुमाया गया है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 80 तो आपका आंसर है गलत, क्योंकि दोस्तों अब की बार वास्तविक आयु CA/MA दे रखा है, ना कि MA/CA दे रखा है। पहले आप इसको गौर से देखिए, वास्तविक आयु और मानसिक आयु का अनुपात दे रखा है। जो पिछला सवाल था उसमें मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात दे रखा था। अब की बार CA/MA कितना है 4/5, लेकिन हमें याद क्या करना है, MA/CA चाहिए। तो MA/CA वापस हो जाएगा उल्टा, कितना हो जाएगा 5/4। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो फॉर्मूला है वो IQ, उसमें किसका अनुपात होता है MA और CA का अनुपात चाहिए, ना कि CA/MA। तो यहाँ पर 4/5 है तो उल्टा करना पड़ेगा, तो 5/4 गुणा 100। अब यहाँ से कट करेंगे तो ये 4 कटेगा 20 बार। अब 20 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 100। इस प्रकार IQ आएगा 100। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से IQ के जितने भी अभी तक सवाल बने थे वो हमने सभी देख लिए हैं। इसकी PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। साथ ही साथ जो भी मैंने एक्सरसाइज करवाई है उसका मैंने एक क्यूज बना दिया है, उसकी प्रैक्टिस आप टेलीग्राम पर जाकर कर सकते हैं। दोस्तों अब 2-3 चीज़ें आपको और याद रखनी है जाते जाते, कि देखिए एक शैक्षिक लब्धि का एक सूत्र होता है EA/CA गुणा 100। EA यहाँ पर शैक्षिक आयु होती है, एजुकेशनल एज होती है, और एक होता है उपलब्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, उसमें होता है EA/MA गुणा 100। EA वही है शैक्षिक आयु, MA का मतलब वही है मेंटल एज। अब देखिए दोस्तों, एक और होता है जो हमने संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र पढ़ा था EQ, उसका भी सूत्र यहाँ पर है भावात्मक स्थिरता अपॉन मानसिक आयु गुणा 100। तो जो भी प्रश्न आए तो जल्दबाजी नहीं करना है, अपना समय लेना है, देख लेना IQ का ही पूछा है या फिर ये तो नहीं पूछ लिया, EQ का तो नहीं पूछ लिया, या शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का तो नहीं पूछ लिया। तो इनके भी सूत्र आपको याद रखने हैं दोस्तों। और आपसे मैं यही एक सलाह देना चाहूँगा कि जब भी एग्ज़ाम में इस तरह के कठिन सवाल आए तो अपना समय लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट आप लीजिए, लेकिन सवाल को गलत नहीं करना है दोस्तों। इसके साथ में मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।